हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हो उसके लिए बोलना चाहता हूँ, मेरा चैनल में जितना भी वीडियो आता है सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यानी कि डी फार्मा स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट हो, जितना कम हो सके पढ़कर अगर पास करना चाहते हो तो मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करके तो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1 पहले मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, ठीक है। इससे पहले आप लोग फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े हो और इससे पहले बायोलॉजी भी पढ़े हो। तो ये बायोकेमिस्ट्री नया चीज़ क्या है, देखो बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे लिखा है जैसे बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डील विद स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंडिविजुअल बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर मैं छोटा करके लिखा हूँ समझने के लिए, आसानी के लिए। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन और बायोमोलिक्यूल इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे केमिस्ट्री मतलब हम लोग क्या समझता हूँ, कोई केमिकल और केमिकल के साथ रिएक्शन होना, ये सब कुछ। तो हम लोग का बॉडी में मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, हम जो इंसान हो, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो एलिमेंट रहता है वो हम लोग का बॉडी में ही रहता है, ठीक है। तो उस सब एलिमेंट का रिएक्शन को ही बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का जो रिएक्शन हो रहा है हम लोग का बॉडी में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको ही बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अभी ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, लिविंग सेल इज कॉम्पोज ऑफ फ्यू एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। समझ लो एक गाड़ी है, ठीक है। तो वो गाड़ी को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, चक्का लगता है, इंजन लगता है, बहुत सारा पार्ट्स लगता है। वैसे हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बनाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कुछ भी डालो हो जाए, उसमें बहुत तरह का केमिकल रहता है यानी कि एलिमेंट रहता है। तो यहाँ पर ही समझ लो या याद कर लो, माथा में घुसा लो, जो भी हो, एक बात जान लो, जो लिविंग सेल होता है उसमें बहुत तरह का बायोमोलिक्यूल्स रहता है, यानी कि एग्जाम्पल में मैं लिखा हूँ, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ठीक है। इसके बाद ये सब जो बायोमोलिक्यूल्स है इसको और डिटेल्स में थोड़ी देर बाद और पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर मैं छोटा करके थोड़ा लिखा हूँ, देखो समझने में आसानी के लिए। मोर देन 10,000 तो बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर 10,000 से 1 करोड़ तक बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट सम ऑफ देम रिकॉग्नाइज, यानी कि जो जो अभी तक पता चला है उसको ही बोला जा रहा है। मतलब ये बात का मतलब है यानी कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में यानी कि लिविंग जो सेल है या ऑर्गेनिज्म है उसमें और बहुत सारा तरह का बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है जो अभी तक पता नहीं चला है। तो अप्रोक्स कुछ कुछ बुक में कहीं पर ऐसा एक्यूरेट मेंशन नहीं है टोटल कितना बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैं एग्जांपल में लिखा हूँ एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद इसको और डिटेल्स में हम लोग पढ़ूंगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। इससे पहले भी जब फर्स्ट ईयर में हम लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे उस समय भी बहुत तरह ऐसा क्वेश्चन आता था, जो सब्जेक्ट है उसका क्या बेनिफिट है इन फार्मेसी लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम तरीके से तुमको लिखना पड़ेगा। इसको दे सकता है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, और बोल सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, मतलब यह क्वेश्चन घुमा कर भी दे सकता है। जो भी हो क्वेश्चन का जो आंसर है सेम तरह का ही रहेगा। तो एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है। मैं छोटा छोटा करके लिखा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पे जितना ही बड़ा पढ़ो ना, लेकिन लास्ट टाइम पे तुमको सिर्फ हेडलाइन ही याद आता है, ऐसा स्टूडेंट ही ज़्यादा होता है। तो देखो फर्स्ट नंबर में लिखा हूँ ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री हम लोग को हेल्प करता है नया ड्रग बनाने के लिए, ठीक है। लिखा हूँ यहाँ पर देखो बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन द ड्रग फॉर्मुलेशन। उसके बाद है ड्रग स्टोरेज, यानी कि द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए ड्रग इज एस्टिमेटेड बाय द बायोकेमिकल टेस्ट। तो
एक एक ड्रग का जो स्टोरेज है, मतलब उसको कौन से टेम्परेचर में रखना होगा या कहाँ पर रखना होगा या कौन सा कंटेनर में रखना होगा जिससे वो जो ड्रग है ख़राब ना हो, इसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट से पता चलता है एक एक स्पेसिफिक ड्रग को कौन सा एरिया, कौन सा मटेरियल और कहाँ पर रखना है। समझ गए। नेक्स्ट है ड्रग इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या लिखा है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रग। मतलब समझ लो वही बायोकेमिकल टेस्ट और बहुत सारा अभी बायोटेक्नोलॉजी घुसा है जिसके कारण ड्रग को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद हाफ लाइफ, ठीक है, इसमें क्या है, द बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू नो द हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग। यानी कि बायोकेमिस्ट्री हम लोग को हेल्प करता है एक ड्रग का कितना देर वो उसका पावर कैरी कर सकता है, यानी कि उसका एक्सपायरी कितना हो सकता है, ये सब वगैरह। उसके बाद देखो लिखा हूँ एंड बायोकेमिकल टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक हाउ लॉन्ग ए ड्रग स्टेबल ऑन ए गिविंग टेम्परेचर। यानी कि वही सेम बात है, ये बायोकेमिकल टेस्ट से हम लोग को पता चलता है एक ड्रग का जो पोटेंसी है, मतलब उसका जो पावर है कौन सा टेम्परेचर में स्टेबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड एकेडमी द contribute to research and train future scientists in pharmaceuticals। ठीक है। उसके बाद personalized medicine they develop customized drug therapies based on patient genetic। यानी कि ये बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से हम लोग और अपडेट, यानी कि जैसे दवा तुमको लगे वैसे ही दवा बना सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद लास्ट है एक्सपायरी। बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू नो द एक्सपायरी ऑफ अ ड्रग। देखो यहाँ पर इतना सारा पॉइंट याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जब क्वेश्चन देगा ज़्यादातर 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है। और नहीं तो शॉर्ट में दे सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पॉइंट आप याद रखोगे मैक्सिमम, मतलब ट्राई करना 4 पॉइंट याद रखने के लिए। ठीक है। तब तुम आसानी से अगर समझ जाओ तो लिख पाओगे। नेक्स्ट है ये वाला टॉपिक, क्या है, सेल एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब यानी कि जो सेल है, तुम फर्स्ट ईयर में पढ़े चुके हो सेल के बारे में। ठीक है। मतलब एक सेल में क्या क्या एलिमेंट रहता है, वही न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो जो पढ़े थे शायद तुमको थोड़ा याद ही होगा। तो यहाँ पर बुक में बहुत सारा पॉइंट ऐसा लिखा होगा। ठीक है। लगभग 10 से 15 पॉइंट लिखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हूँ, देखो मेजर, जो तुमको थोड़ा मतलब मैक्सिमम तुमको जानना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, वही टोटल पॉइंट मैं लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हूँ सेल। ठीक है। तो सेल क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम लोग का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल। ठीक है। ये लगभग 90 से 99% स्टूडेंट सब ये जानते ही होंगे। अबाउट 100 ट्रिलियन सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस। ठीक है। बहुत बार तुम शायद ड्राइंग की हो एग्ज़ाम पे, तुमको पता ही होगा न्यूक्लियस क्या होता है। फिर भी थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज कर लो। इट इज़ द स्फेरिकल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है। ये सबसे बड़ा जो पार्ट होता है सेल का, ये न्यूक्लियस ही होता है। इट कॉन्टेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियलाई एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यानी कि इसमें क्या क्या रहता है वो यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद हाँ, ज़रूर एक बात याद रखना, जब भी कोई पॉइंट पढ़ रहे हो सेल के डिवीज़न के बारे में या सेल का कैटेगरी के बारे में या सेल के अंडर में बारे में, तो ज़रूर एक चीज़ बार बार पढ़ना, वो है फंक्शन। ठीक है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। यानी कि जो सेल का जितना भी मैकेनिज्म होता है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन डीएनए एंड आरएनए फॉर प्रोटीन्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसको तुम इतना भी लिख सकते हो। ठीक है। न्यूक्लियस हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखा हूँ, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसका फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, प्रोटीन एट्सेट्रा। इट प्रोवाइड ए पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक तरह का बोल सकते हो वाहन की तरह काम करता है, यानी कि जितना भी केमिकल सब्सटेंस होता है उसको सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह लेने में ये सहायता करता है। उसके बाद है राइबोसोम। देखो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि थोड़ा न्यूक्लियस के जैसा ही है। उसके बाद है लाइसोसोम। हाँ, ये जो लाइसोसोम है ज़रूर एक वर्ड याद करना, जब भी लाइसोसोम बोलो वो वर्ड क्या है? सुसाइडल बैग। तब तुमको पूरा एकदम जो इमेज है ये लाइसोसोम का पता चल जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या है? दीज आर मेम्ब्रेनस वेसिकल्स कॉन्टेन powerful digestive enzyme which are capable to breaking down many kinds of molecules। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। द these are the membranous vesicles contain powerful digestive enzyme which are capable to breaking down many kind of molecules। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट है देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तुम लोग सब जान ही चुके हो। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्यों? ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ द मेन साइट फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। ओके, इट कंटेन्स स्पेशल डीएनए। अभी नेक्स्ट द पॉइंट है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है उसको बायोकेमिकल के बेस में कैसे तरीके से हम लोग जाने। तो देखो यहाँ पर लिखा हूँ, एज द टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल इन द सेम वे सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक जो टिश्यू होता है बहुत सारा सेल से उत्पन्न होता है, और वैसे ही सेल कहाँ से उत्पन्न होता है? बहुत सारा मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो इसको हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? इन अदर वर्ड वी कैन से आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। ये जो वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक, ये जो वर्ड बार बार तुमको सुनना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, तो बहुत अच्छी तरीके से ये वर्ड को याद रखना और इसको अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ पर मैं एक थोड़े एरो देकर समझाया हूँ क्या है। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक देखो, टिश्यू, एक टिश्यू कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? बहुत सारे सेल से। उसके बाद एक सेल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? सेल उत्पन्न हो रहा है बहुत सारा मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो बोल सकते हो ये मॉलिक्यूल ही टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या? जिस चीज़ से तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, ये कॉमन सेंस में तो ये सुनने से यही लगता है कोई बिल्डिंग बनाना, लेकिन यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाने का कुछ बात नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक को बोला जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर दोज एलिमेंट like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen which make different type of chemical compound and structure। ठीक है, नेक्स्ट है देखो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब ये पहले हम लोग पढ़ चुके हो बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी देखो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इन्वॉल्व इन द बेसिक सेलुलर प्रोसेस। मतलब सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है जी, यानी कि जैसे वाटर, आयन्स, ये सब। इसका फंक्शन क्या है? वाटर एक्ट एज ए सोलवेंट मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? दीज आर द लार्ज complex molecules that are essential for cell structure and function like protein, nucleic acid, lipid, ये सब। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। लास्ट एक पॉइंट में लिखा हो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। ये वाला पॉइंट तुम्हारा बुक में हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? व्हेन डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियो
टाइड्स गेट टुगेदर एंड फॉर्म केमिकल कॉम्पाउंड और स्ट्रक्चर, ठीक है। मेजर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेजर में मैं लिखा हूँ, देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बायोमोलिक्यूल से प्रोटीन, तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? एमाइनो एसिड। इसका मेजर फंक्शन बेसिक स्ट्रक्चर वर्क ऑफ सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो डीएनए। डीएनए में क्या है? डीएनए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक से उत्पन्न होता है? वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये इसका फंक्शन क्या होता है? डीएनए का कैरी जेनेटिक मटेरियल। ऐसा करके तुमको आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में देने भी चांस बहुत कम होता है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, बाय।